हेलो एवरीवन। इस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा लाइब्रेरी साइंस का क्लास चल रहा है। हम यूनिट 3 इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज पढ़ रहे थे। उसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक उठाए थे, इंफॉर्मेशन सोर्सेस उठाए थे। इंफॉर्मेशन सोर्सेस में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। फिर हमने बात किया था कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। यशा रंगनाथन ने डॉक्यूमेंट्री सोर्सों को 4 भागों में बांटा था: कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट। फिर एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने बांटा था हेंसन साहब ने प्राइमरी और सेकेंडरी में। फिर एक व्यक्ति आए ग्रोगन, उन्होंने बांटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो डॉक्यूमेंट्री सोर्स या तो रंगनाथन के अनुसार हो सकता है, या तो फिर जो हेंसन और ग्रोगन साहब बता रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अभी विशेषज्ञों ने यह बात बताया कि ये वाला जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है, ये 3 भागों में होगा: प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी में होगा और टर्सरी में। हमने इन डिटेल्स में चर्चा किया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने रेफरेंस सोर्सेज पढ़ा। रेफरेंस सोर्सेज में हमने क्या पढ़ा? रेफरेंस सोर्सेज में हम इंसाइक्लोपीडियाज को पढ़े, फिर हम डिक्शनरीज को पढ़े, फिर हम गजेटियर्स को पढ़े। अब जो हमारा जो टॉपिक है, हम क्या पढ़ेंगे? जोग्राफिकल सोर्सेस हम पढ़ रहे थे, उसमें हम जब पढ़ रहे हैं, अब मैप के बारे में पढ़ेंगे। हम आज क्या क्या पढ़ेंगे उसका हम ओवरव्यू दे देते हैं आपको। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है और थोड़ा डिटेल्स में जाएगा ये क्लास। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम मैप को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? हम एटलस को पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? हम ग्लोब को पढ़ेंगे। ग्लोब पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे बायोग्राफिकल सोर्सेस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बिब्लियोग्राफिकल सोर्सेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इन डिटेल्स में इन सब पर चर्चा करेंगे। थोड़ा लंबा होगा लेक्चर, तो आप थोड़ा आराम से देखेंगे इसको। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मानचित्र किसे बोलते हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो इस टाइप का जो चित्र है ना, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, क्या करते हैं उसमें? हम देखते हैं एक पेज होता है, उस समतल पे हम वो फिगर आउट रहता है, फिर हम उसे नोटिस करते हैं। जैसे भारत का मानचित्र है, जैसे बना हुआ रहता है, तो हम क्या देखते हैं कि दिल्ली कहाँ पे है, बिहार कहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं? उन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं। या तो हम फिर नदी नाला देखते हैं, फिर पर्वत पठार देखते हैं, या तो फिर हम क्या देखते हैं कि भैया यहाँ पे कौन सा डैम है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैप हो सकता है। हम उन्हीं सब बात पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, टेक्निकल डिफिनेशन समझ लेते हैं क्या है ये। अच्छा, तो आपको पता ही है, आप क्लास 6 से ही जान रहे हैं मैप के बारे में। पृथ्वी की सीमाओं का समतल सतह पर, मतलब सरफेस लेवल पे चित्रात्मक प्रतिनिधित्व होता है मैप में। ठीक है, इसमें देश, जल, निकाय, शहर, मतलब बहुत टाइप का चीज इसमें रहता है। मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे चलते हैं, कितने टाइप का ये होता है मानचित्र के प्रकार। अगर हम पॉलिटिकल मैप की बात करें, राजनीतिक मैप की बात करें, तो हम उसमें क्या रहता है? हम राजधानी सीखते हैं। ठीक है, कि भैया इसका राज क्या है, इसका राजधानी क्या है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। तो मैप में हम जाएंगे, देखेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ठीक है, फिर एक ऐसे है, पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। तो हम क्या करते हैं? एक चीज तो हम ये देखते हैं, राजधानी देखते हैं पॉलिटिकल मैप में। दूसरा देखते हैं कि उस राज का सीमा किसके किसके साथ लग रहा है। आपके एग्जाम में ये भी सवाल बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टैंडर्ड एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में, कि ये देश है, ठीक है, ब्राजील के कौन कौन चारों ओर है। तो हम क्या करते हैं? अगर अगर आप स्टेट पीसीएस में कभी ऐसे बन जाता है कि भैया बताइए कि उत्तर प्रदेश के सटे हुए कौन कौन से चारों ओर कौन कौन से राज्य हैं, तो ये कौन सा बात बताएगा? ये कौन सा मैप से हम कवर करेंगे? ये हम कवर करेंगे हम पॉलिटिकल मैप से। ठीक है, 2-3 बात इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। किसी किसी का शहर जानना हो, कस्बा जानना हो, ठीक है, राजधानी जानना हो, क्योंकि कस्बा ही राजधानी होगा, शहरी राजधानी होगा। किसी की बाउंड्री जानना हो, तो हम कौन सा मैप देखेंगे? पॉलिटिकल मैप देखेंगे। ठीक है, दूसरा है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हम क्या देखते हैं? पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं, नदी देखते हैं, नाला देखते हैं। इन सब चीज़ को हम कहाँ देखते हैं? फिजिकल मैप में देखते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ जहाँ नीला रहे, सवाल ये भी बन जाता है एग्जाम में, नीला किसके लिए प्रदर्शित होता है? तो जहाँ जहाँ पानी रहता है वहाँ वहाँ पे जो मैप में नीला दिखाया जाता है। भूरा रंग क्या दिखता है? ऊंचाई वाले क्षेत्र, मतलब पर्वतीय क्षेत्र दिखाया जाता है। हरा क्या देता है? निचले इलाके को हरा में दिखाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, टोपोग्राफिक मैप क्या होता है? टोपोग्राफिक मैप, ठीक है, भौगोलिक बनावट को दर्शाते हैं। ठीक है, कैसा होता है, मतलब उसका भौगोलिक स्थिति कहाँ है। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि किस टाइप का है। ठीक है,
लेकिन रंगों के बजाय कॉन्टूर, मतलब ये रेखाओं में दिखाता है, ये रेखा में दिखाता है, ये ऊंचा है नीचा, इन सब चीजों को ये दिखाता है। यह मानचित्र ऊंचाई व ढलान जैसी विवरणात्मक जानकारी के लिए उपयुक्त है। वही मैं बता रहा था, ये बताता है कि कौन सा जगह कितना ऊंचा है, कितना ढलान है, इन सब चीजों को कौन बताता है? टोपोग्राफिकल मैप। आपको एग्जाम में कैसे सवाल बनेगा यह मैं बताता हूँ। एक चीज दे देगा और बताएगा कि ये किस टाइप का मानचित्र में आपको मिलेगा, तो आपसे सवाल बनेगा ये फिजिकल मैप में मिलेगा, या तो ये पॉलिटिकल मैप में मिलेगा, या तो आपको टोपोग्राफिकल मैप में मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इन 3 प्रकार जो मानचित्र का वो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आर्थिक या संसाधन मानचित्र। इसमें क्या मिलते हैं? जहाँ जहाँ पे रिसोर्सेस रहेंगे, जैसे तेल रहेंगे, जहाँ पे तेल का कारखाना रहेगा, जैसे मतलब जहाँ से तेल निकल, जैसे बॉम्बे हाई है, जहाँ पे कोयला है, तो वहाँ पे संसाधन है हमारा, तो ये इन सब चीज़ों का ये जो लोकेट करता है, कौन करता है? आर्थिक संसाधन मानचित्र, मतलब इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप। ठीक है, किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ या प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है, जैसे कोयला, तेल, कृषि, उद्योग आदि। ठीक है, अलग अलग प्रतीकों, सिंबल या रंगों से विभिन्न संसाधनों को दर्शाया जाता है, इसमें इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप में। आगे चलते हैं, सड़क मापचित्र। आपको पता है कि जैसे हम कहीं भी डेली जाएं तो हमें सड़क की जरूरत पड़ती है, चाहे बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाए, बनारस जाए, कहीं भी जाइए आपको सड़क की, तो इसकी जानकारी कौन देता है? इसकी जानकारी हमें रोड मैप देता है। जैसे गूगल मैप देखते हैं, कहीं भी हमें जाना हो तो हम गूगल मैप का यूज करते हैं, तो रोड मानचित्र भी यही काम करता है। ये सबसे आम और रोजमर्रा में उपयोग होने वाला मानचित्र है। ठीक है, ये जो मेजर रोड है, मतलब हाईवेज है, एयरपोर्ट है, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या करता है? काम करता है। ठीक है, ये नेविगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेविगेशन मतलब कहाँ कहाँ चलना है, कैसे कैसे चलना है, ये बात को बताता है। एक है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मतलब किसी विशेष विषय पर थीम को दर्शाता है, मतलब किसी स्पेशल सब्जेक्ट के थीम पर ये क्या करता है? बताता है। ठीक है, जैसे जनसंख्या घनत्व कितना है, वर्षा कितना है, साक्षरता दर कितना, इन सब चीज़ों का मतलब एक स्पेशल सब्जेक्ट होगा, स्पेशल टॉपिक होगा, उस पर यह मैप बना होगा, जैसे जनसंख्या घनत्व, वर्षा, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको ये 3 भी प्रकार आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं एटलस। यहाँ से क्या सवाल बनता है? यहाँ से आपको इन डिटेल सवाल बन जाता है कि ये जो है कहाँ का एटलस है और किस प्रकार का एटलस है। तो हमने क्या किया है, एटलस को बहुत डिटेल्स में कवर किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एटलस क्या होता है? वही बात है, जैसे मानचित्र है, उसको बुक में समराइज करना क्या कहलाता है? एटलस करता है। मानचित्र तालिकाओं चार्टों का संग्रह होता है। इसमें क्या है? मानचित्र, जैसे मानचित्र आप देख रहे थे, अभी पढ़े थे मानचित्र, उन मानचित्रों को एक जगह रखा, फिर चार्ट बना दिया गया कि ये चार्टिंग है कि यहाँ पे इतना संसाधन है। ठीक है, मतलब फ्लो चार्ट है, बहुत टाइप से आपको एटलस में दर्शाया जाता है। यह एक प्रकार के पुस्तक के रूप में होता है, मतलब ये एक नहीं होता है, जैसा मतलब कॉम्बिनेशन होता है, मानचित्र का कॉम्बिनेशन होता है, फ्लो चार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। आइए चलते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एटलस है जो विश्व स्तरीय है, जो इंपॉर्टेंट है, हम इन सब बातों पे भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल बना है हेमड वर्ल्ड एटलस। हम क्या किए हैं, जहाँ से सवाल बना है उन सब बातों का हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक है हेमंड वर्ल्ड एटलस। ठीक है, इसका नवीनतम संस्करण 1995 में 304 पृष्ठों के साथ प्रकाशित हुआ। यह सवाल आपको बन जाता है कि जो हेमंड वर्ल्ड एटलस है, ठीक है, ये किस प्रकार का एटलस है? ठीक है, नेशनल एटलस है, इंटरनेशनल एटलस है, तो आप क्या बताएंगे? इंटरनेशनल एटलस है। एक सवाल ऐसे भी बन जाता है, इसको क्रोनोलॉजिकल में सजाइए कि कौन पहले आया, कौन पहले आया, कौन पहले आया, तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि कौन पहले आया, कौन पहले आया और कौन पहले आया। ठीक है, अगला है द टाइम्स एटलस ऑफ द वर्ल्ड। द टाइम्स एटलस ऑफ द वर्ल्ड, ये एटलस लंदन के टाइम्स न्यूज़पेपर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एक चीज और है, जिसका प्रकाशन दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि उसका प्रकाशन एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया है। ठीक है, या पूछने की संभावना है, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम में उसके पब्लिशर का भी नाम पूछ देता है। ठीक है, द टाइम्स एटलस ऑफ द वर्ल्ड कौन छापते हैं? ठीक है, द टाइम एटलस ऑफ द वर्ल्ड, ये लंदन के टाइम्स न्यूज़पेपर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका 8वां संस्करण 1990 में और 9वां संस्करण 1992 में आया था। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिकल एटलस ऑफ द वर्ल्ड, नेशनल ज्योग्राफिकल एटलस ऑफ द वर्ल्ड अगला है। इसका 6ठा संस्करण नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी वाशिंगटन ने प्रकाशित किया था, जिसमें 403 पृष्ठ थे। ठीक है, इसमें रॉबिन्सन प्रोजेक्शन नया प्रोजेक्शन है। ठीक है, जैसी नई तकनीक का उपयोग किया गया और 4 पृष्ठों का विश्व मानचित्र है। कौन सा? नेशनल ज्योग्राफिकल एटलस ऑफ द वर्ल्ड। चलिए आगे चलते हैं। अगला है गुड्स वर्ल्ड एटलस। ठीक है, यह 368 पृष्ठ वाला एक एटलस है। कितना है? 368 पृष्ठ वाला। पेज मत याद रखिएगा, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है, पर आप पेज मत याद रखिएगा। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कब आया और इसका प्रकाशन
कौन है ये और कैसा है, इंटरनेशनल है, नेशनल है, ठीक है, जिसे शिकागो की रैंड मैकनली कंपनी ने 1995 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला है ऑक्सफोर्ड एटलस ऑफ द वर्ल्ड, स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयॉर्क ने प्रकाशित किया तथा और नवीनतम संस्करण 1995 में छपा था। ठीक है, इसकी स्थलाकृतियां मानचित्र के 5 से 8 रंगों में बनाया गया है, जिसमें रंगों की छाया ऊंचाई दर्शाती है। जो हम बता रहे हैं कि रंग से क्या क्या पता चलता है, छाया परछाया ये सब बातें पता चलता है। ठीक है, ऊंचाई पता चलता है। अगला है द न्यू इंटरनेशनल एटलस। क्या है द न्यू इंटरनेशनल एटलस? इसका नवीनतम संस्करण जो है 1997 में शिकागो के रैंड मैकनली द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्या किया गया था? 1997 में शिकागो के रैंड मैकनली द्वारा। उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आया। देखिए, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, ये एक्चुअली फैक्चुअल है कि ये कब आया, इसको पब्लिश कौन किया, ठीक है, और ये कैसा एटलस है। आपको पता है कि जो इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में छपेगा वो इंटरनेशनल होगा, जो किसी खास देश के लिए वो नेशनल हो जाएगा, और किसी खास एरिया में छपेगा तो ये तो रीजनल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल में समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगला है नेशनल एटलस। देख लिया, ये सब जो एटलस हमने देखा था वो इंटरनेशनल एटलस से था, ये है नेशनल एटलस। ये एटलस किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, जिले या शहर के भौगोलिक तथ्यों पर केंद्रित है। मतलब पहला है नेशनल एटलस ऑफ इंडिया, इसको इसके बारे में आप पूरा याद कर लीजिएगा। इसे इसे कोलकाता में स्थित नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में कई सर्वेक्षण के आधार पर बनाया था। आपको याद करने वाली क्या क्या बात है, ये कहाँ है, तो कोलकाता में। ठीक है, बनाया कौन है, ठीक है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में, ठीक है, बनाया गया था। ये 2 खंडों में, ये भी याद रखिएगा, ये 2 खंडों में है, जिसमें कुल 264 मानचित्र प्लेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले खंड में देश के प्रमुख महानगर, ठीक है, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ और शहरों के मानचित्र हैं। इसमें भौतिक विभाजन और संसदीय क्षेत्र भी दर्शाए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको नेशनल एटलस ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगला है नेशनल एटलस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इससे यह नहीं समझिएगा कि ये यूएसए का है तो ये क्या है, इंटरनेशनल है। मतलब वो वहाँ के लिए वहाँ का नेशनल एटलस है, नेशनल एटलस ऑफ यूएसए। ठीक है, इसे वाशिंगटन की यूएस जियोलॉजिकल सर्वे संगठन ने, याद रखिएगा, 1970 में प्रकाशित किया था। ठीक है, यह अमेरिका का एक विस्तृत राष्ट्रीय स्लेट है जिसमें विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए 765 मानचित्र है। यह सतत सर्वेक्षण का परिणाम है और अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक है। आपके लिए याद करने वाली बात यह है कि नेशनल एटलस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है, इंटरनेशनल एटलस है। कंफ्यूज होने के लिए दे सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये नेशनल एटलस है और कौन छापता है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1970। अगला चलते हैं, एन एटलस ऑफ इंडिया। ये एटलस नई दिल्ली में स्थित है, ये एटलस नई दिल्ली में स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 1990 में प्रकाशित किया गया। आपको क्या याद रखना है, बस यही याद रखना है कि कौन प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1990, कहाँ से, दिल्ली से। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसलिए डाल दे रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास नोट जाए तो आपको पढ़ने में थोड़ा रोचकता बना रहे। ठीक है, कि ये क्या चीज़ें हैं। आगे चले, अगला है रीजनल। मैं बताया था हम पहले इंटरनेशनल पढ़े, फिर नेशनल पढ़े, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रीजनल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे। महाराष्ट्र की मानचित्रवली, इसका संपादन के आर दीक्षित, एक एग्जाम में पूछ दिया था ये, इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, इसका संपादन के आर दीक्षित ने किया है। इसे मुंबई के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर लिटरेचर एंड कल्चर ने 1986 में प्रकाशित किया। आपको क्या याद रखना है, के आर दीक्षित याद रखना है। कौन किया, महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर, कब किया है, 1986 में। बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत इसमें नहीं है। हैदराबाद की मानचित्र चित्रावली, ठीक है, इसे हैदरा में स्थित आंध्र प्रदेश सरकार, यह याद रखना है, कि ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक स्टैटिक्स द्वारा 1953 में प्रकाशित किया गया था। तो आपके लिए 3 बात याद रखना है कि कौन छापता है, कौन प्रकाशित करता है, तो ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स द्वारा 1953 में प्रकाशित किया गया था। आगे चलते हैं, बिहार। आपके लिए स्टार लगा दे रहा हूँ, सवाल बन जाएगा क्योंकि आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, इस एटलस को पटना के कुसुम प्रकाशन ने, कौन प्रकाशन, याद रखिएगा, कुसुम प्रकाशन ने 1954 में प्रकाशित किया था। उम्मीद करते हैं इन सब बातों को आप समझ गए होंगे। हमने कैसे कवर किया, एटलस को कवर किया इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल के तौर पे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आया होगा। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा लेक्चर है ना वो फास्ट फॉरवर्ड में है। हम क्या कर रहे हैं अभी, क्या है,
हम चाह रहे हैं कि हम पहले सिलेबस को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर ले, फिर हम क्या करेंगे, वन बाय वन चैप्टर वाइज एमसीक्यू लाएंगे और इन डिटेल्स में वहां पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत हो, क्योंकि ये समझने वाली बात नहीं है, थोड़ा ये गो थ्रू है कि आप पढ़िए उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को मैंने बहुत सीक्वेंस वाइज मैंने सजाया है। ठीक है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये इन सब बातों को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगर चलते हैं हिस्टोरिकल एटलसेस पे बात करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल मतलब जो जो इतिहास में घटना घटा, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न में घटा, मतलब प्राचीन, आधुनिक और में जो जो घटा है उन सब पे बात कर लेते हैं। जैसे मैप्स ऑफ मुगल इंडिया, भैया कौन बनाया मैप्स ऑफ मुगल इंडिया को? ठीक है, इसका संपादन सुसान गोले ने किया था। आपको याद रखने वाली बातें ये है कि इसका संपादन सुसान गोले ने किया था। देखिए, अगर किन्हीं के मन में यह सवाल उठेगा कि हम इतना डिटेल्स में क्यों जा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं ऊपर ऊपर हल्का हल्का पढ़ा के आपको भ्रमित करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, कि ये सवाल बनेगा एग्जाम में। ये देखिए क्या है ना कि बहुत सारा अभी जो पेपर बना है ना इधर रिसेंट में, बहुत डिटेल्स में सवाल बन गया है। तो आप कोई भी ऐसा टॉपिक है जो छोड़ के नहीं जाइए। ठीक है, चाहता तो मैं सिर्फ ये बताता एटलस कितने प्रकार के हैं, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एटलस से सवाल बहुत डिटेल्स में पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है उन सब चीज़ों को भी मैंने कवर किया है। ठीक है, इसका संपादन, ठीक है, सुशांत गोले ने किया था। इसे दिल्ली के मनोहर ने 1988 में प्रकाशित किया था। ठीक है, यह मुगल कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति और उनकी राज सीमाओं को दर्शाता है। ठीक है, इसमें 21 सूबे के 21 मानचित्र है। आपके याद करने वाली बात यही है, इसे संपादन सुल्तान गोल ने किया है और इसे दिल्ली के मनोहर ने 1988 में प्रकाशित किया है। उम्मीद करते हैं आपको मैप्स ऑफ मुगल इंडिया समझ आया होगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं जाइए, खाली वक्त आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, म्यूज हिस्टोरिकल एटलसेस एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, इसका 10वां संस्करण 1976 में प्रकाशित हुआ था और यह 2 खंडों में था। ठीक है, आपको याद रखने वाला बात है कि कब प्रकाशित हुआ और कितने खंडों में हुआ था, तो याद रखिएगा। अगला है हिस्टोरिकल एटलसेस के बारे में बात करें। इसका निर्माता विलियम रॉबर्ट सेफर्ड। कौन? इसका निर्माता विलियम रॉबर्ट सेफर्ड और इसका 9वां संस्करण 1964 में न्यूयॉर्क के बॉर्नस एंड नोबल्स ने प्रकाशित किया था। क्या क्या याद रखने वाली बात है इसमें? इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो इसका निर्माता कौन है? विलियम रॉबर्ट सेफर्ड। विलियम रॉबर्ट सेफर्ड है। इसका 9वां संस्करण कब? 9वां संस्करण 1964 में न्यूयॉर्क के बॉर्नस एंड नोबल्स ने प्रकाशित किया था। ठीक है, ये एक बहुत प्रचलित एटलस है। ठीक है, इसमें पिछले 6 शताब्दियों की राजनीतिक सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र दिया गया है। ठीक है, हिस्टोरिकल, क्योंकि उसके मतलब हिस्टोरिकल जो एटलस है इसमें क्या है, राजनीतिक जो सीमा है उस पर भी दर्शाया गया है 1450 से 1964 तक। अगला चलते हैं, हिस्टोरिकल एटलस ऑफ साउथ एशिया। हिस्टोरिकल एटलस ऑफ साउथ एशिया। अगर साउथ एशिया की बात हो रही है तो इसमें डिस्कशन कहाँ का होगा? एटलस कहाँ का होगा? साउथ एशिया का होगा। ठीक है, इसका संपादन और संकलन जोसेफ ए रॉबर्ट काटवर्ग ने किया था और इसे शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस ने 1978 में प्रकाशित किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हिस्टोरिकल एटलस ऑफ साउथ एशिया पता चल गया होगा। देखिए, अगर आप क्या कीजिएगा, वन बाई वन आप क्या कीजिएगा, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है तो आप एटलस का नाम लिखिएगा, उसके संपादन कौन किया, प्रकाशित कौन किया और इस किस ईयर में है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, मैं आपको जब हम प्रीवियस ईयर कराएंगे, ठीक है, मैं आपको वादा किया हूँ कि 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम। एक दो तो करवा चुका हूँ, एक EMS सेट 2011 का करा चुका हूँ और एक मैं करवा चुका हूँ आपको PhD एंट्रेंस का, अलीगढ़ का। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नया कराऊं। ठीक है, देखता हूँ। आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। अगला है एटलस ऑफ आर्कोलॉजिकल, मतलब जो पुरातत्विक की बात हो रही है। इसे लंदन के मैकडोनाल्ड कंपनी ने 1982 में प्रकाशित किया था। कौन? लंदन की मैकडोनाल्ड कंपनी, मैकडी से याद रखिएगा इसे। ठीक है, इसमें 240 पृष्ठों में 9 खंड है, जिसमें परिचय यूरोप, विश्व, अफ्रीका, नील घाटी, निकट पूर्व, भारत, सुदूर पूर्व और अमेरिका शामिल है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बस आपके लिए याद रखिएगा कि एटलस ऑफ आर्कोलॉजिकल लंदन की मैकडोनाल्ड कंपनी ने 1982 ईस्वी में प्रकाशित किया। अगला है आर्थिक सामाजिक मान, इकोनॉमिक एंड सोशल एटलसेस। इसके प्रकार को देखते हैं। ए सोशल इकोनॉमिक एटलस ऑफ इंडिया, इसके संपादन को है एस मुतैया ने किया था और इसे दिल्ली की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 1987 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है,
आगे चलते हैं, इस्लामी दुनिया का एटलस, एटलस ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, एटलस ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, इसे लंदन की कॉलियर मैकमिलन कंपनी द्वारा 1986 में प्रकाशित किया गया था। अब देख रहे हैं कि हमने कितने प्रकार के एटलस को पढ़ा, पुरातात्विक पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेशनल पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं, रीजनल पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना डेप्थ है सिलेबस में, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट नाम है उसको हम क्या किए हैं, कवर कर लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है एन हिस्टोरिकल एटलस ऑफ इस्लाम। इसका संपादन विलियम ब्राइस ने किया। कौन किया है, विलियम ब्राइस ने किया है। इसे लंदन की ब्रिल कंपनी द्वारा, लंदन की ब्रिल कंपनी द्वारा 1981 में, लंदन की ब्रिल कंपनी द्वारा 1981 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसमें मानचित्रों में 9 भागों में व्यवस्थित किया गया, जैसे भारत सरकार एक अलग भाग में है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑक्सफोर्ड बाइबल एटलस, ऑक्सफोर्ड बाइबल एटलस, इसका प्रकाशन 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किया था और इसका संपादन हर्बर्ट गार्डन ने किया है। कौन किया है, हर्बर्ट गार्डन ने किया है। इसका दूसरा संस्करण 1974 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ऑक्सफोर्ड बाइबल एटलस का प्रकाशन कब हुआ, 1962 में, और किसने किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किया। उम्मीद करते हैं आपको हिस्टोरिकल एटलस समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, टूरिस्ट एटलस। देखिए यहाँ से सवाल बना था, मैं बता दूंगा क्या, जहाँ से सवाल बनेगा मैं आपको बता दूंगा। टूरिस्ट एटलस से एक बार सवाल बना था, उसके नाम से बना था, ये क्या है, ठीक है। ये एटलस यात्रियों पर्यटकों के लिए बहुत उपयोगी है। मतलब एटलस है, अगर टूरिस्ट है तो किसको ध्यान में, कि कौन सा घूमने का जगह कहाँ है, कहाँ पे होटल है, कहाँ पे रेस्टोरेंट है, कहाँ पे क्या चीज़ है, सब इस पे, इन सब चीज़ों पे रहता है। तो आगे देखते हैं, पहला है भारत का पर्यटक एटलस। इसकी संरचना ए.के. कुंडू ने की थी। कौन किया था, ए.के. कुंडू ने। और इसे नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता द्वारा 1989 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसमें कुल 20 मानचित्र हैं जिसमें पर्यटन स्थलों की स्थिति जानकारी दी गई है। अगला है स्टैटिस्टिकल एटलसेस। देखिए इसका मतलब क्या होगा, जहाँ जनसंख्या आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाला मानचित्र होता है। कौन सा, स्टैटिस्टिकल मतलब सांख्यिकीय मानचित्रावली, ठीक है। इनमें भौतिक, जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक पहलू को भी दर्शाया गया है, ठीक है। पहला देखते हैं सेंसस एटलस। यह पहली बार भारत सरकार ने दिल्ली में स्थित रजिस्ट्रार जनरल तथा सेंसस कमिश्नर द्वारा 1961 में प्रकाशित किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि भारत सरकार बना रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेंसस एटलस यह पहली बार भारत सरकार के, देखिए याद रखिए, भारत सरकार दिल्ली स्थित रजिस्ट्रार जनरल तथा सेंसस कमिश्नर द्वारा 1961 में प्रकाशित किया गया। अगला है स्टैटिस्टिकल एटलस ऑफ पंजाब। इसका प्रकाशन 1965 में पंजाब सरकार ने किया था। अगर इसको आप नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन आप सेंसस एटलस जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से सवाल बनने का चांसेस है एग्जाम में। हम यहाँ पे हमारा एटलस का टॉपिक खत्म होता है। हमने अभी क्या क्या कंप्लीट किया, हमने अभी एटलस कंप्लीट किया है, ठीक है, और एक टॉपिक और कंप्लीट किया है। अगला है हम लोग ग्लोब्स। अगला चलते हैं हम लोग ग्लोब पे। हमने मैप और एटलसेस कंप्लीट किया है, भूल गया था मैं कि मैप भी पढ़ाया हूँ, ठीक है। ग्लोब्स, अब हमारा क्या है, ग्लोब क्या है, ग्लोब आप जो देख रहे हो यही ग्लोब है, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, कौन सी स्थिति के कहाँ पे कौन सा देश है हम देखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है या गोलाकार प्रतीक में होता है, ये त्रिविमीय होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, क्या है, ग्लोब को पृथ्वी की गोलाकार प्रतिकृति कहा जाता है। ग्लोब को पृथ्वी की गोलाकार प्रतिकृति कहा जाता है। इसका निर्माण सबसे पहले जर्मनी में 1492 में हुआ था। कब हुआ था, 1492 में। फैक्चुअल है, सवाल बन सकता है। यह धातु या प्लास्टिक से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें विश्व की मानचित्र होती है। जैसे मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप ये चीज़ आप देखते हो कि मान लीजिए ये फिगर है, ये मानचित्र है, मुझे मानचित्र बनाना नहीं आता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो, इसी चीज़ को अगर राउंड फिगर में बना दिया जाए, गोल फिगर में, तो क्या हो जाता है, ग्लोब्स हो जाता है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। ये विद्यार्थियों को दिन रात बनाने की प्रक्रिया को प्रायोगिक रूप से समझने में मदद करता है। कौन, ग्लोब करता है। यह पृथ्वी का एक स्केल मॉडल है जिसमें अक्षांश देशांतर, देखिए अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, वो थोड़ा समझा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आता। कर्क रेखा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये एक है साइड 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो यही
यही सबको जानकारी प्राप्त करने के लिए ये बनाया गया है, ताकि किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता चल सके आपको। ये देखिए क्या है, अक्षांश है, ठीक है। अब और ये क्या है, देशांतर है। टेक्निकल डेफिनेशन में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये भूगोल का पार्ट है। जब हम कभी ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे तो हम बहुत ही डिटेल्स में बताएंगे कि इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बस आगाह कर रहा हूँ कि इसको अक्षांश बोलते हैं, इसको हम देशांतर बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, गाइड बुक पे बात करते हैं। भैया गाइड बुक है क्या, ठीक है। गाइड मतलब गाइड करना, ऐसा तो है। गाइड मतलब गाइड करना, किसको गाइड करना, जो यात्रियां किसी शहर जाएगा, क्षेत्र जाएगा, देश के बारे में जानकारी पैदा करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, गाइड बुक बोलते हैं। चलिए ठीक है। इसमें शहर, देश, राज्य और क्षेत्र की स्थिति, परिवहन, आवागमन के साधन, पार्क, दर्शनीय स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, जलवायु, होटल, अतिथि ग्रह आदि की जानकारी होती है, किसमें, गाइड बुक में होती है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं कौन सा चीज़ कहाँ पे है, तो उस कहाँ रहेगा, गाइड बुक में रहेगा। जैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेता है, कोई व्यक्ति अमेरिका से यहाँ आता होगा, तो वो पहले मान लीजिए बिहार घूमना चाहता होगा, तो पटना के बारे में वो गाइड बुक में वो देखता होगा कि हमें कहाँ जाना है, कौन सा होटल में रहना है, क्या चीज़ है, तो एवरी चीज़ें क्या मिलती है, गाइड बुक में रहती है, ठीक है। देखिए एग्जाम में इससे सवाल कैसे बना लेता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सब लोग इससे सिर्फ गाइड बुक पढ़ के चले जाते हैं कि गाइड बुक ये होता है। सवाल बनाता है, पता है क्या, नाम दे देगा आपको और पूछेगा ये है क्या, ठीक है, या इसे सीक्वेंस वाइज सजाइए, ठीक है। वहाँ पे आप क्या हो जाइएगा, शहीद हो जाइएगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने एक नाम भी नहीं देखा होगा कि गाइड बुक का नाम है, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, जहाँ से सवाल बना है उन सब का नाम लिख दिया हूँ, जो आपके लिए क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। आप शहीद नहीं होने दूंगा आपको, ठीक है। अगला है मुर्रेस गाइड फॉर हैंडबुक फॉर ट्रेवलर्स इन इंडिया, ठीक है, यह क्या है, गाइड बुक है। दूसरा है इंडिया पाकिस्तान। अगला है बर्मा एंड साइक्लो, ठीक है। मतलब ये सब जो चीजें हैं ना, सब गाइड बुक है, क्या है, गाइड बुक है। देखिए इसको आप याद रखिएगा, फेडोरा इंडिया को याद रखिएगा। फेडोरा इंडिया जो है नेपाल एंड श्रीलंका का है, ठीक है। तो ये क्या कीजिएगा ना, आप एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल बना है, फेडोरा से बना है, ठीक है, मुर्रे गाइड से बना है। तो आप क्या कीजिएगा ना, इसको एक बार देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सवाल बना है। कभी आपके एग्जाम में आएगा कुछ टफनेस वाला सवाल नहीं आता, या तो इससे पूछेगा ये क्या है, तो आप बता दीजिए गाइड बुक है। दूसरा सवाल ये बन जाता है ना कि इसको सजा दीजिए ईयर वाइज। मोस्टली आपको ईयर वाइज सजाने के लिए आएगा नहीं, ठीक है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये आएगा कि है क्या, ठीक है। मतलब अगर आप स्कूल लाइब्रेरी का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपको ऐसे नहीं पूछेगा, मतलब नेट वाले एग्जाम में ईयर वाइज पूछ देते हैं, ठीक है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ईयर वाइज ये सब पूछ देता है कि आप सजाओ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको गाइड बुक समझ आया होगा। आगे चल रहे हैं। अगर हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमारे पास डेली मैसेज आता है कि सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट कीजिए, तो हमें जब जब समय मिल रहा है तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अगला है बायोग्राफिकल सोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ से सवाल भर भर के आता है एग्जाम में, अगर इन्फॉर्मेशन सोर्स आएगा तो यहाँ से सवाल बनेगा। बायोग्राफिक मतलब, बायो मतलब क्या होता है, किसी के बारे बायोलॉजी के बारे में जाना, ग्राफी का मतलब स्टडी। देखिए बायो मतलब क्या होता है, दो वर्ड को हम तोड़ देते हैं, एक होता है बायो, ठीक है, ग्राफी। आपको पता है ग्राफी रूट वर्ड किसका है, स्टडी का है, ठीक है। ग्राफी मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, ठीक है। अब बायो मतलब क्या होता है, किसी की जीवनी है, ठीक है, सेल्फ है। तो किसी की जीवनी का अध्ययन करने को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल सोर्सेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके जिंदा होने और मरने तक की पूरी कहानी को जानना क्या कहलाएगा, बायोग्राफिकल सोर्सेज कहलाएगा। वही बात हम इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन सा बायोग्राफिकल सोर्सेज है। यहाँ बहुत डिटेल्स में सवाल बना लेता है, तो हम इसको भी डिटेल्स में कवर करेंगे, ठीक है। जीवन, किसी व्यक्ति के जीवन जन्म से मृत्यु तक की जानकारी होती है। उम्मीद करते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। एक व्यक्ति हुए एडमंड घोष के अनुसार, देखिए क्या बोलता है, मैं सब में नहीं देता हूँ, अब कुछ कुछ में देता हूँ, जहाँ पे सवाल बनता है कि यह स्टेटमेंट किसका है, ठीक है, वही सवाल देता हूँ जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा है या पूछने का चांस है, ठीक है। एडमंड गोसे के अनुसार यह जन्म और मृत्यु के बीच की स्पष्ट रूपरेखा है। ये कौन व्यक्ति बोले हैं, एडमंड गोसे बोले हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बताया है कि जीवन किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास है। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास है। उम्मीद करते हैं आपको जीवन स्रोत के बारे में समझ आया होगा। आगे चलते हैं। जीवनी स्रोत के प्रकार, हम इसके टाइप्स को पकड़ेंगे कि कैसे कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं, कितने प्रकार के हैं, कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो हमने सबसे पहले पकड़ा है बाय पीरियड के अनुसार, बाय
पीरियड के अनुसार। ठीक है, फिर हम क्या किए, पहले से मैंने बता दिया, फिर हम 1 बाई 1 कवर कर लिए है। ठीक है, पीरियड के अनुसार हम देखते हैं, या तो करंट हो सकता है या रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। करंट का मतलब है समकालीन, मतलब जो अभी है, जो चल रहा है, और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब जो पिछला है। ठीक है, पिछले समय का है, अतीत में कोई प्रसिद्ध है। बायोग्राफी हम किसका बनाएंगे, सबका थोड़ी बन जाएगा। अभी कितना है, मान लीजिए अभी की जनसंख्या है 1 अरब 36 करोड़, तो सबका थोड़ी हम बायोग्राफी बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होता है उसी का बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। करंट बोल रहे थे, मतलब अभी वर्तमान में प्रसिद्ध व्यक्ति का, और रेट्रोस्पेक्टिव में जो अतीत में प्रसिद्ध है उसी व्यक्ति का जानकारी हम बनाते हैं बायोग्राफिकल सोर्सेस। अंतर्राष्ट्रीय में या तो नेशनल, रीजनल, लोकल में बांट सकते हैं। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और रीजनल मतलब क्षेत्रीय या स्थानीय। ठीक है, या फिर हम इसे पीरियड में भी बांट सकते हैं, भाई सब्जेक्ट के अनुसार बांट सकते हैं। कोई विज्ञान में प्रसिद्ध है, कोई समाजशास्त्र में प्रसिद्ध है, कोई मानविकी में प्रसिद्ध है, तो इस टाइप से भी हम बना सकते हैं। या लिंग के आधार पर बना सकते हैं कि पुरुष और महिला, ऐसे भी हम बायोग्राफिकल सोर्सेस बना सकते हैं किसी का। आगे चलते हैं। अब देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाई पीरियड देख लिए, बाई इंटरनेशनल देख लिए, बाई सब्जेक्ट देख लिए, बाई जेंडर देख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रमुख जीवनी स्रोतों के उदाहरण इंटरनेशनल में किसका किसका है। अब यहाँ से सवाल बनेगा क्या क्या। ठीक है, अगर आप पेपर देख रहे होंगे KVS का, NVS का, या फिर नेट का, नेट में तो बहुत पूछता है ये। ठीक है, या सेट में बहुत सवाल ये बनता है, इसलिए मैंने इसे डिटेल्स में कवर किया है। ठीक है, और KVS NVS में भी सवाल बना है, ऐसा नहीं है कि इसमें सवाल बना नहीं है। आप पेपर देखेंगे KVS NVS और RPSC में, तो यहाँ से सवाल बना है। ठीक है, क्या बनता है वो मैं बताता हूँ। जैसे इंटरनेशनल हुज हु, सबसे पहले बनेगा है क्या, तो क्या बताओगे, बायोग्राफिकल सोर्सेस है। दूसरा पूछेगा कि इसका पब्लिकेशन कौन किया है, और दूसरा है कि ये कब आया। 3 चीज़ें बस इसे कवर करना है, बाकी चीज़ें मैं लिखा हूँ आपके काम का नहीं है, बट आप उसे गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, 3 चीज़ें आप एकदम याद रखिएगा। ठीक है, टिप पे याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल में क्या क्या याद रखना है। इंटरनेशनल हुज हु किसने छापा है, यूरोपा पब्लिकेशन ने। यूरोप पब्लिकेशन ने कहाँ का पब्लिकेशन है, लंदन का है, 1935 से। ये कैसा है, एनुअल है, ये भी याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी आपके लिए काम का चीज़ यही है, बस इस लाइन में इंटरनेशनल हुज हु, यूरोप पब्लिकेशन, लंदन 1935 एनुअल। ठीक है, इसमें क्या है, 2500 से अधिक लोगों, प्रसिद्ध लोगों की जानकारी है, कोई काम का बात नहीं है। कैसे हम याद रखते हैं, नाम, जन्म, शिक्षा का क्षेत्र, पुरस्कार, पति, ये सब रखता है। ठीक है, इसका ऑनलाइन संस्करण भी उपलब्ध है, एक बार स्टेटमेंट में पूछ दिया था। ठीक है, इसलिए मैंने इसे डाल दिया कि क्या है, इंटरनेशनल हुज हु का ऑनलाइन संस्करण अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये हाँ है, अवेलेबल है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हाँ है। अगला है करंट बिब्लियोग्राफी, सॉरी करंट बायोग्राफी। ये है HW विल्सन, कहाँ का है, USA का है। ठीक है, इसमें 2000 से 3500 शब्द रहते हैं किसी के। ठीक है, प्रोफाइल में बस आपको यही याद रखना है, करंट बायोग्राफी कहाँ का है, किसने, HW विल्सन कंपनी, USA द्वारा। आगे चलता है करंट बायोग्राफी इंटरनेशनल ईयर बुक। ठीक है, ये भी इससे सवाल बना है, ये क्या है, तो ये भी बायोग्राफी का है। ठीक है, अगला है हुज हु कहाँ का है, लंदन का। इसको कौन प्रकाशित करता है, एडम एंड चार्ल्स ब्लैक। एडम एंड चार्ल्स ब्लैक 1849 में से प्रकाशित हो रहा है। ये क्या है, एनुअल है। अगला है वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी। यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये एग्जाम में पूछा था, उसमें ऑप्शन में डिक्शनरी भी था और बायोग्राफी भी था। तो अब क्या, डिक्शनरी भी लिखा हुआ और बायोग्राफी भी लिखा है। अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप पढ़ लिए, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये क्या है, ये बायोग्राफी है। इसको कौन प्रकाशन है, स्प्रिंगफील्ड जी एंड मैरियम कंपनी 1974। उम्मीद करते हैं आपको इंटरनेशनल बायोग्राफिकल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला है नेशनल, यहाँ से भी सवाल बना है, इंडिया हुज हु इन्फा पब्लिकेशन। ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है, इंडिया हु। ठीक है, इन्फा पब्लिकेशन, ये सवाल ऐसे बजाएगा ये क्या है, तो आप बता दोगे बायोग्राफिकल है। ठीक है, सोर्सेस है। अगला है, ठीक है, हुज हु इन अमेरिका। ये कहा है, मार्किस 1899 से वर्तमान अभी तक चल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन संस्करण की 8 लाख प्रविष्टियाँ इंटरियर्स हो चुकी है इसकी। ठीक है, अगला है हुज हु यूके का। हुज हु अमेरिका का है और हुज हु यूके का है। ये आपको ऐसे बता के पूछेगा, इंडिया का हुज हु है या फिर अमेरिका का है या यूके का है, तो तीनों का याद कर लीजिएगा। ठीक है, यूके का A&C ब्लैक 1849 से वर्तमान तक। अगला है कनाडियन हुज हु। ठीक है, प्रकाशक कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो प्रेस, 1910 से अभी तक। ठीक है, 1980 से क्या हो गया, ये वार्षिक हो गया। अगला है डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफिकल, लंदन यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है, 1938 से 1971 तक। उम्मीद करते हैं आपको नेशनल बायोग्राफी भी समझ आएगा। मैं वही लिया हूँ जहाँ जहाँ से सवाल एग्जाम में बना है, किसी भी प्रकार का, या तो स्टेटमेंट वाइज, या तो
किसी भी प्रकार का बना है, मैंने उसे आपके लिए सुविधा बना दिया कि आप एक जगह ही आपको नोट्स मिल जाएगा, जाके आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला है रेट्रोस्पेक्टिव बायोग्राफिकल सोर्स। ये क्या है, इस पर डिस्कस करूंगा। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव तो पहले ही बताया था, जो पुराने हैं, जो पुराने टाइम में प्रसिद्ध है, तो उसमें इंटरनेशनल नेशनल में कौन कौन सा प्रसिद्ध है, ये सवाल यहाँ एग्जाम में बन जाता है। हम यहाँ तक डिटेल्स में गए हैं कि वहाँ से ऐसे सवाल पूछ दिया है कि ये इंटरनेशनल या रेट्रोस्पेक्टिव है या करंट में है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल बायोग्राफिकल है, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव बायोग्राफिकल सोर्सेस है। ठीक है, मतलब जो पुराने टाइम में प्रसिद्ध है उनका ये बनाता है, जो मृत व्यक्ति है उसका बनाता है। ठीक है, इंटरनेशनल में एक बार आप खाली से देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। चैम्बर्स बायोग्राफिकल डिक्शनरी, ठीक है, 6 एडिशन 1997। दूसरा है वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी, ये सवाल एग्जाम में बना था। ठीक है, इसलिए मैंने डाला इसको। ठीक है, वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी, प्रकाशक कौन है, JNC मैरियम कंपनी, 1995। अगला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफिकल, यह प्रकाशक कौन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है, ये 2000 के आसपास आया है। ठीक है, अगला है अमेरिकन नेशनल बायोग्राफी, ANB। ठीक है, इसको हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999। ठीक है, अगला है डिक्शनरी ऑफ कैनेडियन बायोग्राफी, DCB। ठीक है, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो प्रेस। इसमें क्या है, अगर आप ईयर भी नहीं याद करते, सिर्फ प्रकाशन का नाम याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव बायोग्राफिकल सोर्सेस, इतना डिटेल्स में ईयर नहीं पूछता है। ठीक है, राष्ट्रीय सोर्स में एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी इंडिया, संपादक कौन है, SP सेन। ठीक है, उसके बाद इसका प्रकाशक कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, कोलकाता। उम्मीद करते हैं आपको बायोग्राफिकल सोर्सेस समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है बिब्लियोग्राफी। कंफ्यूज नहीं होगा, बायोग्राफी अलग चीज है, किसी मृत या व्यक्ति का, ठीक है, बनाने का, किसी की जीवनी लिखने को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बायोग्राफी बोलते हैं। ग्रंथ सूची क्या बोलते हैं, उसकी सूची बनाना, किताब की सूची बनाना, बुक्स की सूची बनाना हम क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। आपको 3 वर्ड पता ही होगा, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है इन वर्डों का। जैसे एक वर्ड है बिब्लियोग्राफी, एक है कैटलॉग, एक है इंडेक्स। ठीक है, इन तीनों का अगर डिटेल्स नहीं आपको पता है तो आप मेरा पुराना लेक्चर नहीं देख रहे हो, क्योंकि हम कम से कम 4-5 बार बता चुके हैं कि बिब्लियोग्राफी क्या है, कैटलॉग क्या है और इंडेक्स क्या है। फिर से मैं बता देता हूँ, बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी पुस्तक की सूची बनाना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। कैटलॉग बोलते हैं किसी खास पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची बनाना, क्या है, किसी खास टॉपिक पर उसकी सूची बनाना क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको आसान भाषा में बिब्लियोग्राफी, कैटलॉग और इंडेक्स समझ में आएगा। यहाँ से सवाल यह बनता है कि बिब्लियोग्राफिक शब्द किस शब्दों से बना है, तो बिब्लियोग्राफिक शब्द बिब्लियोन शब्द से बना है। ये कैसा वर्ड है, ये ग्रीक का वर्ड है। ठीक है, एक तो बिब्लियोन से बना है, दूसरा ग्राफीन से बना है। ठीक है, बिब्लियोन का मतलब होता है पुस्तक और ग्राफीन का मतलब होता है लिखना। ठीक है, ये भी सवाल बनता है कि बिब्लियोन और ग्राफीन किस सबसे बना है, तो ये क्या है, ये कैसा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इससे पहले देखिए सवाल एक बार एग्जाम में बना था स्टेटमेंट वाइज सिट में। ठीक है, कि इसका पहले इसका अर्थ क्या था, इसको पुस्तकों की नकल करना था। ठीक है, ठीक है, यांत्रिक से पुनर्उत्पादन करना था। अब क्या है, अब इसका अर्थ क्या है, इसकी सूची बनाना, पुस्तकों या अन्य संचारों माध्यम की सूची बनाना। मैं आपको बिब्लियोग्राफी, कैटलॉग और इंडेक्स तीनों समझा दिया था। ठीक है, एक व्यक्ति हैं कोनार्ड गेस्नर, इन्हें फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। एक बार इनके बारे में स्टेटमेंट वाइज सवाल बन गया था, तो हम क्या किए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध विद्वान हैं, ये कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, और ये बिब्लियोग्राफर है। ठीक है, क्या है, ये बिब्लियोग्राफर है। इन्हें फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी भी कहा जाता है, अभी मैं बताया। ठीक है, एक बिब्लियोथीका यूनिवर्सलेलिस है, यूनिवर्सलेलिस है। ठीक है, 1543 की पुस्तक है। यह विश्व की प्रथम बिब्लियोग्राफी है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ग्रंथ सूची मानी जाती है। ये याद कर लीजिएगा, स्टेटमेंट वाइज फैक्ट वाइज बनेगा कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कौन सा है फर्स्ट। ठीक है, तो आप बताइएगा बिब्लियोथीका यूनिवर्सलिस, ये कब आया, 1543 में आया है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ग्रंथ सूची की परिभाषा, ये सवाल यहाँ से बनते हैं, बहुत सारे विद्वान ने, बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो हमने क्या किया, एक जगह आपको दे दिया जाकि आपको आसान मिले। एक व्यक्ति में W क्लैप, उनके अनुसार है मानव संचार के अभिलेखों की प्राणीवध सूची है। यह सर रंगनाथन के अनुसार ऐसी दस्तावेज की सूची जो किसी अध्ययन या खोज में सहायक हो, किसी अध्ययन, स्टडी या खोज में सहायक, उसे हम क्या बोलेंगे, बिब्लियोग्राफी बोलेंगे। यह बात कौन बता रहे हैं, यह सर रंगनाथन साहब बता रहे हैं। यह
इंडक्टिव या कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है, या तो मतलब संकेतात्मक हो सकती है, सूचनात्मक हो सकती है, या पूर्ण हो सकती है। अगला है एएलए ग्लोसरी के अनुसार ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, किसी लेखक, विषय या स्थान से संबंधित दस्तावेजों की सूची जो किसी एक पुस्तकालय तक सीमित न होकर व्यापक हो सकती है। अगर पुस्तकालय तक होगा तो आपको पता है कैटलॉग हो जाएगा, ठीक है। इन्हें बोल रहे हैं कि व्यापक, इसलिए व्यापक है कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। आगे है लुईस शोर के अनुसार यह सभ्यता के लिखित, मुद्रित या अन्य प्रकार के उत्पादित अभिलेखों की सूची है, जैसे किताबें, पत्रिका, चित्र, पांडुलिपि आदि। आगे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार किसी लेखक, मुद्रक, देश या किसी विशेष विषय से संबंधित पुस्तकों की सूची क्या कहलाती है, बिब्लियोग्राफी कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको इन सब बातों को समझ आया होगा, क्योंकि हमने बहुत डिटेल्स में कवर कर दिया है। हमसे हम 5 लोगों के बारे में बताया है कि कौन कौन सा ये चीज़ें क्या क्या डिफिनेशन दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अगला है ग्रंथ सूची जो है बिब्लियोग्राफी इन आधारों पे भी हो सकती है। किसी लेखक की सभी कृतियां, बाय ऑथर भी हो सकता है, बाय सब्जेक्ट भी हो सकता है, बाय कंट्री भी हो सकता है, बाय टाइम पीरियड भी हो सकता है, या बाय रेफरेंस लिस्ट भी हो सकता है। ये भी सवाल स्टेटमेंट वाइज बन गया था एक बार, ठीक है, कि किस किस प्रकार के हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा कि ग्रंथ सूची इन आधारों पर भी हो सकती है, बाय ऑथर के अनुसार, बाय सब्जेक्ट के अनुसार, बाय कंट्री के अनुसार, बाय टाइम पीरियड के अनुसार, बाय रेफरेंस लिस्ट के अनुसार, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा ये बात हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। हो सकता है हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा रहे हैं, तो आप एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिएगा लेक्चर को। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा। अगर कुछ वैसा रहा जो बताने लायक रहा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं ग्रंथ सूची का प्रकार। एक होता है एनोटेड, एनोटेड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। देखिए प्रत्येक प्रविष्टि के साथ संक्षिप्त टिप्पणी दी जाती है। जैसे जैसे प्रत्येक प्रविष्टि, प्रविष्टि नहीं समझ में आ रही है, एंट्रीज बोलते हैं इसको। जैसे एंट्रीज कर दिए इस बुक का, इसके साथ कुछ टिप्पणी लिख दिया गया, ठीक है। उसमें क्या क्या है, इस टिप्पणी में दस्तावेज के विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है, मूल्यांकन करने और वर्णन करने के लिए होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोटेड बिब्लियोग्राफी। अगला है करंट बिब्लियोग्राफी। इसमें क्या है, हाल ही प्रकाशित सामग्रियों की सूची बनता है, जो हाल में जो प्रकाशित हो रहा है, जो करंट, उसे उसकी क्या सूची बनाता है, करंट बिब्लियोग्राफी। इसका उद्देश्य है नवीन साहित्य की जानकारी देना। जैसे जैसे नाम रहेगा वैसे वैसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस टाइप का काम ये करेगा। आगे चलते हैं। ये है नेशनल बिब्लियोग्राफी, जो किसी नेशन के बारे में बना बताता है, ठीक है। किसी देश में प्रकाशित दस्तावेजों की सूची होती है, किसी देश में प्रकाशित दस्तावेजों की सूची होती है, ठीक है। देश के समस्त प्रकाशन सामग्री को कवर करने का प्रयास करती है। जो देश में समस्त प्रकाशन, जितने भी प्रकार के बुक्स छपते हैं, पत्रिका छपती है, उनको कवर करने का ये काम करती है, ठीक है। देखेंगे इस देश के साहित्य की खिड़की होती है, देश के साहित्य की खिड़की बोला जाता है। ये स्टेटमेंट में बन गया था एग्जाम में कि किसको देश की साहित्य की खिड़की बोला जाता है, तो नेशनल बिब्लियोग्राफी को, ठीक। उदाहरण में हम देखेंगे BNB, INB। अब हम इसे डिटेल्स में इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में बहुत डिटेल्स में बन जाता है, तो हम डिटेल्स में देखेंगे नेशनल बिब्लियोग्राफी। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। 1957-58 में INB की जो स्थापना हुई। कहीं कहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, कि INB कब प्रकाशित हुआ, तो सबसे पहले टेक्निकली 1957 में, कहीं कहीं 1957 नहीं है, तब आप 1958 बताइएगा, ठीक है। BS केसवन को फादर ऑफ INB बोला जाता है, ठीक है। इसको हम INB का फुल फॉर्म भी इस एग्जाम में पूछता है, तो आप क्या बताओगे, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्या बताओगे, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्यों इन्हें फादर बोला जाता है, क्योंकि ये पॉइनियर है, मतलब जब ये प्रकाशित हो रहा था उस समय ये क्या थे, नेशनल लाइब्रेरी से जुड़े हुए थे, ठीक है, उनके प्रेसिडेंट रहे थे शायद, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाशन की अवधि, प्रकाशन की अवधि कब हुई, 1957 से दिसंबर 1963 तक, त्रैमासिक, क्वार्टरली। बीच में चेंज होता रहा, ठीक है। 1964 में ये मंथली हुआ, ठीक है। वार्षिक संचयन भी प्रकाशित होते हैं, मतलब एनुअल कुमुलेशन भी इसका प्रकाशित होता है। देखिए 1957 से 63-64 से मासिक, ठीक है। कभी कभी इसका है ना बीच में चेंज भी हुए हैं, ठीक है, तो उस पर डिस्कस नहीं, वहां से सवाल बनता नहीं एग्जाम में, ठीक है। बस आप ये याद रखिएगा कि इसका प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ, 1957 से दिसंबर 1963 तक क्या था, क्वार्टरली था। अब क्या है, क्या है, मासिक है। प्रकाशन कौन करता है इसका, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी।
ये कब बना है? 1955 में। ये कब बना है? 1950। मतलब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की तरफ से कौन करता है? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है? भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने निर्णय लिया कि सभी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित पुस्तकों का एक प्रमाणिक बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड तैयार किया जाए। मतलब क्या है कि जितने भी टाइप का बुक है उसका सबका रिकॉर्ड तैयार किया जाए। ठीक है, इसका कानूनी आधार क्या है? किस कानून आधार से ये काम करता है? आप पढ़े होंगे हमारे लेक्चर में, जहाँ पे हमने बहुत सारा एक्ट पढ़ाया है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पढ़ाया है, बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट पढ़ाया है, आरटीई एक्ट पढ़ाया है, आरटीआई एक्ट पढ़ाया है। तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो देखिए, हम उसे बहुत डिटेल्स में कवर किए हैं। ठीक है, इसका कानूनी आधार क्या है? डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक एक्ट 1956 के अंतर्गत ये आता है। यह अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रकाशक को अपनी प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता और 3 अन्य संग्रहालय को 30 दिनों के भीतर भेजनी होती है। जो मैंने बताया कि 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, उस लेक्चर मैंने बता रखा है। ठीक है, इसकी मुख्य 2 योजना क्या है? ये आईएनबी का संकलन एवं प्रकाशन करता है। ठीक है, और इंडेक्स इंडियाना का संकलन और प्रकाशन करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन बातों को समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ से एक सवाल और बनता है, कितने भाषाओं में ये होती है? तो 14 प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों को शामिल किया जाता है, जिनमें अंग्रेजी भी शामिल है। ठीक है, स्टेटमेंट इसलिए लिख दिया, कभी एक एग्जाम में पूछ दिया था क्या अंग्रेजी शामिल है, तो उसमें अंग्रेजी भी शामिल है 14 भाषाओं में। उम्मीद करते हैं आपसे सवाल पूछेगा कितने भाषाओं में आईएनबी का प्रकाशन होता है। ठीक है, तो 14 भाषाओं में। ठीक है, तब अगर 14 भाषाओं में हो रहा है तो उसे क्या किया जाता है? देखिए, रोमन लिपि संबंधित भाषाओं की लिपि में 14 प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों को शामिल किया जाता है। किसमें? आईएनबी में। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन कब से हुआ? तो 2000 से कंप्यूटराइज हुआ है। ठीक है, विशेष समूह की सिफारिश पर आईएनबी और इंडेक्स इंडियाना को पूरी तरह, जो आप अभी आईएनबी और इंडेक्स इंडियाना देख रहे थे, पूरी तरह कंप्यूटरीकृत किया गया। ठीक है, जून 2000 से आईएनबी के मासिक अंक नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, जून 2000 से आईएनबी के नियमित अंक प्रकाशित होते हैं कंप्यूटराइज में। 1958 से अब तक जितने भी रिकॉर्ड्स है सबको इलेक्ट्रॉनिक डेटा में परिवर्तित किया जा चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा में सब में अवेलेबल है। कवर की गई भाषा है असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल एग्जाम में बना था कि कौन कौन सा आईएनबी में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो म्यूजिकल स्कोर्स को नहीं किया जाता है, मैप्स को नहीं किया जाता है। ठीक है, पत्रिका में समाज केवल नए टाइटल की पहली पत्री को छोड़ के, पहली पत्री को लिया जाता है, बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम छपता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों की कुंजी व मार्गदर्शिका की एंड गाइड्स। ठीक है, खनिक प्रकृति की वस्तु इंफॉर्मल आइटम। ठीक है, इसका प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? एक समान प्रकाशन, जनरल और एक गवर्नमेंट था। ठीक है, प्रत्येक भाग में 2 अनुभाग थे। ठीक है, अल्फाबेटिकल एंड क्लासिफाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। 1973 से इन दोनों भागों को मिला दिया गया, जो भी मैंने बताया था, अल्फाबेटिकल एंड क्लासिफाइड। ठीक है, तो 2 अनुभाग 1973 में दोनों भागों को मिला के एक बना दिया, जिसमें 2 अनुभाग थे, जो भी मैं बता रहा था, अल्फाबेटिकल और क्लासिफाइड। ठीक है, वर्गीकृत अनुभाग की व्यवस्था। ठीक है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। देखिएगा, याद कीजिएगा, ये सवाल बनता है कि आईएनबी किस पे डिपेंड करता है, किस पे काम करता है। तो आईएनबी जो क्लासिफाइड करता है ना, वो डीडीसी का 22वें संस्करण पे काम करता है और सीसी का 6ठे संस्करण पे काम करता है। किस पे? डीडीसी का 22वें और सीसी के 6ठे। कैटलॉग में वो मार्क 21 यूज करता है। ठीक है, और AACR2 यूज करता है। ठीक है, AACR2 यूज करता है। देखिए मैंने दोनों जगह लिख दिया है। और सब्जेक्ट हेडिंग के लिए चैन प्रोसीजर का यूज करता है। जब हम सब्जेक्ट हेडिंग पढ़ाएंगे ना आपको, ठीक है, सीसी में, कि कैसे सब्जेक्ट हेडिंग बनाते हैं, वहाँ पे मैं आपको चैन प्रोसीजर बढ़िया से बताऊंगा। ठीक है, बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, लिस्ट, ठीक है, LCHS से बताऊंगा। वहाँ पे मैं सब्जेक्ट हेडिंग को बहुत डिटेल्स में कवर करूंगा। ठीक है, अभी उसके लिए परेशान नहीं है कि मैं नया चीज़ क्या बोल दिया, बस अभी के लिए एक याद रखिएगा। ठीक है, AICR2 क्या है? कैटलॉग बनाने का कार्ड है। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को, बुक को कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, देखिए, बुक रखने की जो प्रक्रिया, वो क्लासिफिकेशन है। जब कोई यूजर आपके पास आ रहा है, कोई कार्ड दे रहे हैं, ढूंढने की जो प्रक्रिया है, जहाँ से आपको कोई कार्ड से आप अपना बुक, वो क्या कहलाएगा? कैटलॉग कहलाएगा। वो कार्ड जो है AICR2 है। देखिए, हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, अभी तक मैंने यूनिट 2 नहीं पढ़ाया है, तो आपको हो सकता है ये बात दिक्कत है। AICR2 क्या है, मार्क 21 क्या है? मार्क 21 ऑनलाइन सर्विसेज है। ठीक है, AICR2 जब हम पढ़ेंगे कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन, तो आपको इन सब बातों का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसे डिटेल्स में कवर करेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया आपको इंपॉर्टेंट बातें, कि डीडीसी के 22वें प्रणाली पे है, क्लोन क्लासिफिकेशन 6ठे एडिशन पे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है,
मैं बता दिया कि इसमें चयन प्रोसीजर का प्रयोग होता है और AICR 221 कैटलॉगिंग के लिए यूज होता है। उम्मीद करते हैं आपको INB समझ आया होगा। ठीक है, यहीं से सवाल बनता है, इससे ज़्यादा डिटेल्स में सवाल नहीं बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनियन, नेशनल यूनियन कैटलॉग। ठीक है, देखिए वैसे तो अमेरिका का कोई ऐसा नेशनल है नहीं, फिर भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मानती है इस बात को। ठीक है, अमेरिका में कोई आधिकारिक राष्ट्रीय ग्रंथ सूची नहीं है, नेशनल बिब्लियोग्राफी नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को नेशनल यूनियन कैटलॉग को अमेरिका की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, यह 1876 में प्रारंभ हुआ है। कब से? 1876 में। यूनेस्को की वेबसाइट पर दुनिया भर की राष्ट्रीय पुस्तकालय कैटलॉग की जानकारी उपलब्ध है। ये मैं ये लिख दिया था क्योंकि स्टेटमेंट में आया था कि कहाँ पर अवेलेबल है वेबसाइट पर, तो यूनेस्को की वेबसाइट पर दुनिया भर की जितनी भी राष्ट्रीय पुस्तकालय उसकी कैटलॉग की जानकारी उपलब्ध है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला है क्युमुलेटिव बुक इंडेक्स, यह भी अमेरिका का ही है। ठीक है, यह एक प्रमाणिक बिब्लियोग्राफी है जिसमें अमेरिका में प्रकाशित पुस्तकों का सूचीबद्ध रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसका प्रकाशन 1898 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1898 में। इसका प्रकाशन JW विल्सन कंपनी, कौन सा कंपनी? JW विल्सन कंपनी द्वारा किया था। यह मानसिक और वार्षिक संचयन के रूप में प्रकाशित होता है। कौन सा? क्युमुलेटिव, जिसको हम लोग शॉर्ट में CBI बोलते हैं। ठीक है, क्युमुलेटिव बुक इंडेक्स। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। BNB, ब्रिटिश ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, मतलब ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। ठीक है, BNB 1950 से प्रकाशित की गई थी, 1950 से प्रकाशित की गई थी। प्रकाशन संस्था कौन है? इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश में प्रकाशित सभी पुस्तकों का एक प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार करना, पुस्तकालयों, प्रकाशकों और शोधकर्ताओं को ताजा पुस्तकों की जानकारी देना। ये किसका है? BNB है। ठीक है, BNB से थोड़ा सवाल नहीं बनता, उतना डिटेल्स में अब नहीं बनता है। जो सवाल बनता है वो बात मैं आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आया होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया? नेशनल बिब्लियोग्राफी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव बिब्लियोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव बिब्लियोग्राफी। पूर्व वर्षों में प्रकाशित सामग्री की जो सूची होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रो मतलब ही पुराना होता है। ठीक है, ये आपको बस याद रखिएगा। रेट्रोस्पेक्टिव बिब्लियोग्राफी भी नाम का कोई चीज होता है। सीरियल बिब्लियोग्राफी, जो रेगुलर आता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? सीरियल बिब्लियोग्राफी। नियमित अंतराल पर प्रकाशित होता है, साप्ताहिक, मासिक। इसकी बिब्लियोग्राफी कौन बनाता है? सीरियल बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, इन कुना बुला, यहाँ से सवाल बन जाता है। ये भी क्या है एग्जाम में? ये देखिए, यह प्रीवियस ईयर में क्या सवाल बना था, ये कब छपा था? तो याद कर लीजिएगा, 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में दुर्लभ पुस्तकों की सूची बनाया था। ठीक है, तो ये बस आप इसको याद रखिएगा। ये क्या है? एक तो बिब्लियोग्राफी है। कब छपा था? 15वीं शताब्दी में। ठीक है, उदाहरण जैसे प्रोक्टर रॉबर्ट एन इंडेक्स टू द अर्ली प्रिंटेड बुक्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम। ठीक है, यहाँ से सवाल बना था, इसलिए मैं आपको स्टार लगा दे रहा हूँ। बहुत लोगों को ये बात भी पता नहीं है कि यह बिब्लियोग्राफी है, बस वो याद कर लेते हैं कि यह बुक है। ठीक है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेड बिब्लियोग्राफी, यहाँ से सवाल, ट्रेड बिब्लियोग्राफी में सवाल बना है। ट्रेड बिब्लियोग्राफी में भी सवाल बना है। ठीक है, प्रकाशन और बुक ट्रेड से जुड़ी ग्रंथ सूची। बिक्री योग्य पुस्तकों की सूची होती है। कैसे होती है? बिक्री योग्य, जहाँ बिक्री योग्य पुस्तकों की सूची होती है, जहाँ ये बेचने का काम होता है। पुस्तक चयन और अधिग्रहण में सहायक होता है। ठीक है, यहाँ से सबसे बड़ा सवाल जो आपके एग्जाम में बनेगा ना, वो सवाल ये बन जाता है कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है। जैसे आपको दो एग्जाम्पल देगा, बुक्स इन प्रिंट क्या है, तो आप वही पूछेगा क्या है, तो आप बताओगे ट्रेड इन बिब्लियोग्राफी है। इंडियन बुक्स इन प्रिंट क्या है? ये भी ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। दूसरा सवाल ऐसे भी बन जाता है, स्टेटमेंट वाइज बनेगा या एज ईयर वाइज बनेगा, कि आप ईयर वाइज से जाइए। तो बुक्स इन प्रिंट 1948 में आया था। इंडियन बुक्स इन प्रिंट क्या है? 1991 में आया है। अगला है सेलेक्टेड और इलेक्टिव बिब्लियोग्राफी, चयनित और चुनिंदा ग्रंथ सूची। ठीक है, केवल श्रेष्ठ या उपयोगी पुस्तकों की सूची, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है उसके ही सूची बनाता है। इसमें पाठक की उम्र, रुचि या विषय को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उदाहरण जैसे डिकिंसन वर्ल्ड बेस्ट बुक्स, या कॉन्सेंसन या द बेस्ट बुक, ये सब उदाहरण मैंने दिया है। ठीक है, ये सिलेक्टिव और इलेक्टिव बिब्लियोग्राफी की बात हो रही है। आगे चलते हैं। अगला है सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। ये किस खास सब्जेक्ट पे बनाया गया बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट पे बनाया गया बिब्लियोग्राफी। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पे बनेगा, ज्योग्राफी पे बनेगा, तो किसी खास सब्जेक्ट पे बनेगा, इसे हम लोग सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी बोलेंगे। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी, मतलब किसी पुस्तकों की बनाना, पुस्तक सूची बनाना क्या कहलाता है? बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। ये भी पूछेगा ये कौन सा सोर्स है, तो टर्सरी सोर्स है। विभिन्न विषयों के प्रकाशित सभी ग्रंथ सूचियों की सूची, जैसे है वेस्टरमैन है, थियोडोर है, या वर्ल्ड बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। ठीक है, अगला है
बिब्लियोग्राफी मतलब पुस्तक प्रेमियों की ग्रंथ सूची। दुर्लभ या पहली बार प्रकाशित पुस्तकों की सूची कहलाती है, पुस्तक प्रेमियों द्वारा संकलित। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं मेरी डिवोर जॉनसन, अमेरिकन फर्स्ट एडिशन। उम्मीद करते हैं आपको बिब्लियोग्राफी समझ में आया होगा, हमने इसे बहुत डिटेल्स में कवर किया है। ठीक है, यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, नेट एग्जाम में, केवीएस में, इसलिए मैंने इसे डिटेल्स में कवर किया है। ठीक है, एक और बचा यूनिवर्सल और जनरल बिब्लियोग्राफी। समस्त विषय, भाषाएं, देश और कालों में प्रकाशित सभी सामग्रियों को शामिल करने का प्रयास। कोई सीमित विषय या भाषा नहीं है इसके। ठीक है, यह रंगनाथन के अनुसार, किसके, यह सर रंगनाथन के अनुसार इसमें सभी प्रकाशित सामग्री होनी चाहिए, किताबें, लेख, पत्रिका आदि। ठीक है, यह बात कौन बोल रहे हैं, यह सर रंगनाथन साहब बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये क्या है, ये अलग टर्म है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी एक विशिष्ट विषय से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, जैसे वेबसाइट पे, ठीक है, इस दस्तावेज की सूची होती है। कहाँ पे, वेबसाइट पर ई डॉक्यूमेंट की सूची होती है जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। कहाँ पे उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। ये बार एग्जाम में पूछा है कि बिब्लियोग्राफी क्या है, सब लोग हाथ खड़ा कर दिए थे। ठीक है, इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ कि ये क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है जहाँ पे आपको जैसे वेबसाइट, ई डॉक्यूमेंट की सूची है, विशेष विषय से संबंधित है। यह शब्द जो है ना डॉक्टर जेम्स फ्रैंकलिन द्वारा 2000 में गढ़ा गया था। डिक्शनरी.com के अनुसार परिभाषा क्या है, बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, वेबसाइट्स और अदर रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, स्पेशली दोज रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी खास सब्जेक्ट के लिए जो भी मटेरियल ई डॉक्यूमेंट्स के रूप में है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, जैसे एक छात्र द्वारा बनाई गई शेक्सपियर पर एनोटेड बिब्लियोग्राफी, जिसमें शेक्सपियर से संबंधित वेबसाइट के लिंक और विवरण दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, कभी कभी क्या आता है ना, कोई बनाता है, हाइपर लिंक कर देता है, उस पर उसकी डिटेल्स आ जाती है, तो उस टाइप की चीज़ें बिब्लियोग्राफी में देखी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाया क्योंकि हमें सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आया होगा तो आप मुझे क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज को डालिएगा कि हमें ये बात समझ में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।